नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें कई सारे कंट्रीज पर टैक्सेस लगाए हैं। वो क्या टैक्सेस हैं और उनका असर भारत की खेती किसानी पर क्या होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल साहब और वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंधु। सर, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेहरबानी, शुक्रिया। राजेवाल साहब, आप इतने बिजी शेड्यूल में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और आज का दिन तो किसान खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, हालांकि डिस्काउंटेड बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारत की खेती किसानी पर इसका क्या असर होगा? ऐसे है कि अमेरिका में खेती जो है वो टोटल सब्सिडाइज्ड, हेवीली सब्सिडाइज्ड खेती है। और हमारे यहाँ अगर उनकी टर्म्स में वर्कआउट करें तो वी आर नेगेटिव बाई अबाउट 40% इन सब्सिडीज। उनकी सब्सिडी वो तो 100% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वो किसान को कैश देते हैं, कैश सब्सिडी है। और ये भी अनफॉर्चुनेट पहलू है कि जब WTO में सब्सिडीज के चैप्टर पे बहस हो रही थी तो हमारे जो अधिकारी थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो शायद सैर कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त जितने डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने अपने अपने देश की सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, येलो बॉक्स सब्सिडीज कह के उसको सिक्योर कर लिया। लेकिन हमारे लिए MSP भी उनको सब्सिडी लगती है। तो WTO के रूल्स के हिसाब से फिर तो MSP भी ये तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक और माजरा है, जो किसान जो गरीब है उसका कारण भी समझना पड़ेगा। जी। अगर आप CACP की टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ध्यान करें तो पता चल जाता है कि कैसे किसान को स्क्वीज किया जाता है। मुझे याद है एक बार 1984 में हमने गवर्नर का घेराव किया 7 दिन। हमारी मांगे मानी गई, लेकिन एक जौहल साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी बन गई। उस कमेटी ने 1986 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें वो कहते हैं देयर इज ए कंटिन्यूअस स्क्वीज ओवर रियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स फॉर मोर देन ए डिकेड। इसका मतलब जब हम फूड सरप्लस हुए उसी वक्त से स्क्वीज करना सरकार ने शुरू कर दिया। जब हम फूड डेफिसिट थे उस वक्त कुछ किसानों को देते रहे, बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। और इसी तरह 2007 में 2006-7 में हमने चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल थे, उनको रिक्वेस्ट की कि जी कोई माहरों की कोई कमेटी, अर्थशास्त्रियों की कमेटी बना दीजिए जो ये स्टडी करे कि ये माजरा क्या है। तो उन्होंने एक PAU के साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डॉक्टर कुम्मन, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी। उसमें एक डॉक्टर रंगी और एक डॉक्टर सिद्धू PAU से 3 इकोनॉमिस्ट लेके कमेटी बना दी। उस कमेटी ने पंजाब की वीट और पैडी 2 फसलों को स्टडी किया, सिर्फ 2 फसलों को। और वो अपनी रिपोर्ट में जो 2008 में उन्होंने दी, वो कहते हैं कि भारत सरकार ने सिर्फ पंजाब के किसानों का गेहूं और पैडी में 2 फसलों में 1967-68 और से लेकर 2007-8 तक 61,976 करोड़ स्क्वीज कर लिया, कम भाव तय करके। तो अगर उस वक्त से अब तक का वर्कआउट करें तो पंजाब के किसानों का स्क्वीज 2 लाख करोड़ के करीब हो जाता है। फसलें सिर्फ 2 स्टडी की गई, बाकी फसलों की बात नहीं। और हमारे किसानों के सर पे कर्ज है 1,04,000 करोड़। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सरकार की पॉलिसी की वजह से किसान कर्ज में फंसा है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, तो WTO तो कहता है कि MSP तय मत करो, ये भी एक किसान को आप सब्सिडी दे रहे हो, उसे मार्केट फोर्सेस के रहम पे छोड़ो। अगर यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के रहम पे छोड़ देंगे तो हम एक किसान जो, एक तो उसकी लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, और हमारे यहाँ तो 86% फार्मर्स जो हैं देश के, उनकी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है। तो वहां हजारों एकड़ के मालिक हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे?
एक बात। दूसरा, और जो हैवीली सब्सिडाइज्ड है यूएस फार्मर, जिसको 100% कैश सब्सिडी मिलती है, तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया, जो हमें पता चल रहा है कि पिछले जो 25 से 29 तारीख तक यूएस का डेलीगेशन आया था, उससे चर्चा हुई है, अंदर खाते इन्होंने मान लिया है, यूएस के सामने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने। अगर ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स अगर अमेरिका से इंपोर्ट होने शुरू हो गए, तो फिर यहाँ की प्रोड्यूस को कोई पूछेगा नहीं। और फिर वही बात होगी जो कॉर्पोरेट्स की, जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल की मिसाल हम देते हैं। हिमाचल में अडानी ने जब सेब की मार्केट में एंटर किया, तो जो ट्रेडिशनल व्यापारी थे उनको वो नहीं कम्पीट कर सकते थे। उसने जाते ही उसके रेट जो थे सेब के दुगने कर दिए। तो 2 साल ऐसे वो महंगा सेब खरीदता रहा। जो ट्रेडिशनल व्यापारी था वो भाग गया। जब कंपटीटर खत्म हो गया तो अगले साल उसने उसके दाम गिरा दिए। अब हिमाचल का सेब प्रोड्यूसर जो है वो चीख रहा है कि हमारे सेब की कीमत नहीं मिल रही। अगर वाशिंगटन सेब यहाँ आ गया तो ये तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। हमारा उनसे कोई किसी तरह से भी मुकाबला नहीं हो सकता। हमें जो सब्सिडीज देती है सरकार, वो किसान को नहीं, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देती है, वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को देती है। हमें सब्सिडी कोई नहीं देता। और जो है वी आर स्टिल, जो भी है उसे अकाउंट फॉर करके वी आर स्टिल इन नेगेटिव। तो कैसे मुकाबला करेंगे? यहाँ का किसान तो बर्बाद हो जाएगा, एक बात। दूसरा, वहां जो एग्रीकल्चर है वो उसका स्वरूप भारत के एग्रीकल्चर के स्वरूप से नहीं मेल खाता। यहाँ 2-2, 4-4 एकड़ जमीन के मालिक, वो अपना परिवार पालने के लिए, उनको और कुछ नहीं आता। वो तो खेती का ट्रेडिशनल बाप दादे वाला धंधा वो करते हैं। उससे अपने बच्चों को वो उनकी उपजीविका कमाते हैं और परिवार पालते हैं। और उनको कुछ आता नहीं, और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वहां पे हजारों एकड़ के मालिक जो हैवीली सब्सिडाइज है, उनके साथ कोई और भी बिजनेस है, तो वो तो कमर्शियल एग्रीकल्चर है। तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी, एक ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका का ज्योग्राफिकल एरिया भारत से 7 गुना बड़ा है। आबादी है सिर्फ 30 करोड़ के इर्द गिर्द। हमारे यहाँ उसको तो ग्राहक चाहिए ना। हम 145 करोड़ है, इसलिए वो भागा आ रहा है यहाँ को। तो जी, हमारे यहाँ 5-5, 6-6 एकड़ के मालिक हैं। वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो उसके पास इतना सरप्लस है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, मीट ले लो, फूड ग्रेन्स ले लो, इतना सरप्लस है उसके पास। वो तो समुद्र में फेंकता, उसको तो उसको संभालने की प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ आके डंप कर दिया तो यहाँ मार्केट में किसान मर जाएगा। 2 साल मैक्सिमम ऐसा होगा कि वो सस्ता देगा। जब किसान खत्म हो गया तो वो यहाँ पे अपने अपने गजन से नापेगा। तो ये तो हालात सरकार की जानकारी में होने के बावजूद भी क्या सरकार सिद्धू साहब कुछ कर नहीं पा रही है इसमें? नहीं, सरकार तो किसानों की है ही नहीं ना। सरकार किसानों की, चाहे किसी सरकार को भी ले लो, सरकार को फिक्र सिर्फ कंज्यूमर का रहता है। देखिए सीएससीपी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है? सीएससीपी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। वो कॉस्ट कैलकुलेशंस करके एमएसपी रिकमेंड करती है, लेकिन फाइनल करती है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। तो उसको कहा गया है कि वो उस पर राइडर लगे हुए हैं कि आपने ध्यान रखना है कि जो आप रिकमेंड कर रहे हो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बढ़े। मुझे बताइए, डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, सजा किसान को दोगे? वो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो। सरकार का काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसान तो खेत में खड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं करता। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। व्हाट टू ए फार्मर? वो किसी किसान का क्या काम है वो देखे इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये ऐसे राइडर्स लगा रखे हैं, जितनी देर तक वो राइडर रहेंगे किसान के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। और इसी वजह से किसान डूब गया है यहाँ का, और सरकार की पॉलिसीज की वजह से डूबा है। जब हमारे पास थोड़ा बासमती की मिसाल ले लो। हमने बासमती पैदा कर दी, एक्सपोर्ट करनी थी। सरकार ने
यहाँ इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए उस मैक्सिमम एक्सपोर्ट रेट तय कर दिया, वो इतना ज्यादा तय कर दिया कि यहाँ रेट बासमती के गिर गए। तो जब जी किसान के घर से निकल गई, उसके बाद वो एमआरपी जो थी, मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी, वो कम कर दी और कमाई कर गया जो इंडस्ट्री वाला था। तो सर, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी सरकार के हाथ में, और ये सरकार वाले हमेशा किसान को चीट करते हैं और इंडस्ट्री का फायदा करते हैं। अब तो कॉर्पोरेट्स का बिजनेस जो है देश का, वो जाए कुछ थोड़े से हाथों में रहा है। अंबानी अडानी जैसे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके हाथ में हर चीज जा रही है। तो बात तो जी उनकी हो गई, किसान की बात कहाँ है? जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही राजेवाल साहब ने। जगदीप जी, आप अगर बताना चाहें कि ये जो टैरिफ तो 26% घोषित किया है अमेरिका ने, तो क्या 26% पर भारत में किस तरह का असर पड़ेगा, और खेती किसानी खास तौर पर अगर बताएं, क्वांटम क्या रहेगा उसका? देखिए, ऐसा है, अभी तक अमेरिका की तरफ से जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए जाते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.8% थे, और भारत अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेटली 36.2% टैरिफ लगाता था। अब अगर इसको जिस तरह से समझा जा रहा है कि ये इक्वलाइज करने की, या उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, अब वो टैरिफ 26% हो गए, तो यानी कि आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 20% और बढ़ गए। और वो चाहते हैं कि इंडिया अपने टैरिफ ये 36.2% से निकाल कम करके और इसको 10% के आसपास लेके आए। और जो अंदर के अभी जो ये बायलैटरल टॉक्स में जो डेलीगेशन आए हुए थे ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में, तो उसमें जो हमारे फाइनेंस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी, इनके सोर्सेज से कहीं ये बात सामने आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टैरिफ्स पे एग्री करती है कि वो अपने टैरिफ्स लो करेगी, और जो अभी तक के प्रोटेक्टेड सेक्टर थे उन सेक्टर्स पे भी उन्होंने लो करने में एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया है, वहां कंसिडरेशंस है। और जो इंटरेस्ट हमारे यहाँ के, जैसा कि साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीवन निर्वाहन का एक स्रोत है, साधन है। एक जी साधन है। और अगर यूएस की बात करें तो वहां जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उद्योग है, वो उद्योग की श्रेणी में आता है। उद्योग से उद्योग की श्रेणी में अगर कोई है, उस टैरिफ को आप इक्वलाइज कर लीजिए। लेकिन जहां तक किसान वर्ग की बात आती है, ये जो एक साधन है, ये जीवन निर्वाहन का है। किसान को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप उनको जीवन निर्वाहन के लिए एक उचित मुआवजा या एक उचित, अब जैसे बात आती थी सब्सिडी की, या बात आती है कि किसान को मिलता क्या है। रविंद्र जी, एक बहुत बहुत बड़ा इशू है जो यूनाइटेड नेशन में भी उठा था कि जो किसान है, इनकी जितना भी रकबा है, इसमें जो ग्रीन ट्रीज हैं या इनकी जो क्रॉप्स हैं, उससे जो फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट इक्वलाइज और न्यूट्रलाइज होता है, उसके लिए पर एकड़ के रूप में इनको कार्बन फुटप्रिंट इक्वलाइज करने का वो एक मुआवजा तय कर के दिया जाना चाहिए। लेकिन वो तो आज तक नहीं दिया गया, और सदियों से किसान, इनके खेत, इनकी फसलें, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो करते आ रहे हैं। और जबकि इसी के समानांतर अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में वो सब्सिडीज दी जाती है कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को, कार्बन ऑफसेट को कंट्रोल रखें। तो ये दोहरी नीति तो यहाँ भी है। तो किसान हर तरफ से मर रहा है। और अगर आज ये जो टैरिफ जिस तरह से कह रहे हैं सरकार कि अगर ये लोअर किए जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा किसानों का, किसान वर्ग का और भारत के कृषि क्षेत्र को नुकसान होने जा रहा है। जैसे आप साहब ने भी बताया कि सेब के लिए, अब सेब के लिए जो सेब एप्पल अमेरिका से आना है, अब क्या उसके हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के क्वालिटी चेक की, क्या हम उस पैमाने को मान रहे हैं, जबकि उसके एप्पल में वहां अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कई चीजें ऐसी कमियां सामने आई हैं जो कंज्यूमेबल नहीं है, जी जो हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। तो इसी तरह से जो स्टैंडर्ड ऑफ फूड
क्वालिटी है इंडिया का, क्या उनपे भी कोई समझौते हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और उसके अलावा जो अगर डंपिंग की बात आती है तो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उसको या इंडियन इंपोर्टर उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट की ऐसी हो सकता है कि ऐसी एडवाइजरी रहे। तो कौन रोक सकता है अमेरिकन कंपनीज की सब्सिडरी जो इंडिया में एस्टेब्लिश होती हैं, और वो अगर यहाँ आके अपना मार्केट करे, अपना प्रोडक्ट अगर इंडिया में डंप करेंगे तो उनको कौन रोक लेगा? और वो तो पहले से कर भी रही है बहुत से प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। तो इस तरह जी, से जी। देखा जाए तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस तो है, इसपे सरकार का जो अपना रवैया है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा, उसी के बाद हम कह सकेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी प्रत्यक्ष अगर देखें तो उसमें बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई देता है कि कृषि क्षेत्र को बहुत भारी एक झटका लगने वाला है। लेकिन राजेवाल सर, अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इस पर। सरकार अभी चुप है। देखिए, किसान ये जो जो बात जो लीक करके थोड़ी थोड़ी आ रही है बाहर, वो ये है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि मेरे दोस्त है मोदी जी, उन्होंने मान लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो बैरियर्स हटा देंगे और वो टैरिफ्स कम करेंगे। तो एक तरह से मैं समझता हूँ थानेदारी कर रहा है अमेरिका सारी दुनिया पे। और अफसोस इस बात का है कि सभी देशों ने अपना 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 अलग से स्टैंड ले लिया है उसके खिलाफ, लेकिन सरकार हमारी लंबी पड़ गई, उनके सामने बिछ गए। तो नुकसान तो यह है, सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या इस देश के इंटरेस्ट, यहाँ के किसान के इंटरेस्ट सबसे पहले होने चाहिए। तो जो व्यापार है वो बाद में। हमें तो बिल्कुल। हमारे पास तो जो है हम मिडिल ईस्ट के साथ कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, फूड सरप्लस है, हम व्यापार उनसे भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए खोल देना ये भारत के लिए सुसाइडल होगा, करोड़ों किसानों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ये तो राजेवाल साहब वही बात हो गई कि जो पहले हमने देखा था, आरसीईपी की जो बात चल रही थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अलग-अलग एक जो ग्रुप है, तो ये अब कंट्री जो है भारत बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने लग गया। लेकिन यूके के साथ अभी किया है, अगर यूएसए के साथ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हो गया, तो केवल किसान ही नहीं बल्कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर अगर न्यूजीलैंड के साथ हो गया फिर तो डेयरी प्रोडक्ट्स का हम कहीं भी मार्केट में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और मैंने देखा है हमारी डेयरी का उनकी डेयरी का जमीन आसमान का अंतर है। मैंने अमेरिका में देखा है जो डेयरी फार्म है 5 से 10,000 तक जो है मिल्क कैटल्स हैं एक एक डेयरी फार्म में होते। और उनका दो तरह का बिजनेस है, एक तो वो एम्ब्रियो सेल करते हैं, उससे उनको इनकम ज्यादा होती है। वो तो टोटली इंडस्ट्री लेवल पे काम चलता है वो। तो हमारे यहाँ तो बड़े से बड़ा जो डेयरी फार्म है उसमें 100 बड़ी कोई बहुत बड़ा होगा, 200 पशु होंगे उसके पास। तो हम उनका मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर हैवीली सब्सिडाइज्ड और कैश सब्सिडी है उनको। हमारे यहाँ सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। तो सरकार को मार्केट इंटरवेंशन में दखल देके किसान का के हित जो है वो उसका ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कल को हम पंजाब में तो सारे तहसील लेवल पे ट्रंप और मोदी जी के पुतले फूकेंगे हम तो कल। कल पंजाब में। हाँ, कल पंजाब में हर तहसील हेडक्वार्टर पे हमने तय किया, क्योंकि इमीडिएटली फैसला लिया। कल हमारी मीटिंग थी, उसमें फैसला हुआ कि चलो हम तो करें, बाकी देश के जो हमारे यूनिट्स हैं उनको बाद में करेंगे। तो पंजाब में पहले विरोध तो शुरू करें। तो हम कल को तहसील लेवल पे ट्रंप और मोदी जी का पुतला फूकेंगे। तो क्या इस पर डिमांड ये कोई भी होगी कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ना खुले। इस पर क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं राजेवाल साहब की पूरे देश के किसान एकजुट हों? हाँ, वो 20-21 को एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, उसमें सारी स्टेट शामिल होंगी दिल्ली में, उसमें कुछ तय करेंगे। जी। सिंधु साहब, आखिरी सवाल, आप नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो ये एक और बड़ी चुनौती आ गई है तो? जी, नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो वही कुछ प्रोविजंस हैं जो पैरेलल मंडी एपीएमसी के बराबर बनाने की एक उसमें प्रावधान किया गया है। ये ठीक वैसा ही प्रावधान है जो
पहले 3 कानून बनाए गए थे, जो 3 काले कानून थे, जिनको किसान आंदोलन में और एसकेएम के ने बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था। और ये जो प्रावधान, इसमें अन्य प्रावधान भी हैं, वो जो नेशनल इंटीग्रेशन है और ई पोर्टल और भी इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी डिजिटलाइजेशन है, उस तरह के जो प्रावधान है वो आने वाले समय में पूरे किसान वर्ग, ठीक वही प्रोसीजर हैं जो 3 काले कानूनों में थे करीब करीब, तो ये उनको किसी नए रूप में सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसपे बहुत से किसान संगठन अभी से उन्होंने इसको अपने तरीके से समझ भी लिया है और एक कॉमन कंसेंसस भी बना है। और जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक राजेवाल साहब को ही देश के बड़े एक नेता, जो किसान नेता है, पूर्व गवर्नर साहब, उन्होंने इनको एक संदेश भी दिया है कि ये पूरे भारत में इस चीज को लेके सभी किसानों को एकजुट करें, क्योंकि इनको माना जाता है कि इन्हीं की एक एक वो जो प्रयास रहे हैं भारत के किसान आंदोलन को एक नया आयाम देने के। तो मुझे लगता है कि किसानों का जो एक प्रतिनिधित्व है, जिस प्रकार से सरकार में उसकी उपेक्षा हो रही है, उसमें अब समय ये लगता है कि किसानों को एकजुट होके अपने हकों के लिए एक तरह से इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये जो प्रावधान आने वाले हैं, इसमें अभी एक और पॉलिसी है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लैंड पूलिंग जो एक्ट है वो पास किया है स्टेट असेंबली में। और ये लैंड पूलिंग वाला जो एक प्रोविजन है, ये अब अन्य स्टेट्स में भी आने वाला है। तो जिसमें ये होगा कि 50% गवर्नमेंट जो है लैंड किसान से ले लेगी और 50% के लिए वो बोल रही है कि उसको डेवलप करके देगी। वो किस तरह से डेवलप करके देगी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं। तो ये बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिन पे बहुत बड़ा पैमाने पे काम किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार की जो अभी तक उपेक्षा है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी, राजेवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं इसमें कुछ थोड़ा मैं जो सरल भाषा में जो मैं समझता हूँ क्या हो रहा है, दरअसल दुनिया के जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स, ऐसे जो लोग हैं, ये जहां भी जाते हैं अब लाखों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि हमने इंडस्ट्री में जो मार्का मारना था वो मार लिया, इंडस्ट्री में कर लिया, ट्रेड में कर लिया। अगर जमीन हमारे हाथ आ गई तो भोजन हमारे हाथ आ जाएगा, भोजन हमारे हाथ में आ जाएगा तो यहाँ का इंसान जो है वो उनका गुलाम हो जाएगा। तो वो एक इस सेक्टर की तरफ इस लालसा से आगे बढ़ रहे हैं। तो और इस पे क्योंकि कहीं भी सरकारें बनती हैं तो उनके पीछे कॉर्पोरेट्स का अपना हाथ होता है, वो उनको फाइनेंस करते हैं। तो जो सरकारें बनती हैं वो फिर उनके अधीन ही चलती हैं। सारी दुनिया में यही हो गया, प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लड़ाई होगी। मैं एक बात और कहूँ, कोई 3-4 महीने पहले मैंने कोशिश की सारी दुनिया के किसान संगठनों से तालमेल करने की कि मैं चाहता था कोई यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो यहाँ एक आंदोलन चल रहा था, इसलिए वो नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते थे कि लोगों का ध्यान उससे हटे। लेकिन जहां भी मैंने तालमेल किया, एक मुझे खुशी हुई इस बात की। मैंने फ्रांस वालों से बात की, मैंने जर्मनी वालों से बात की, नीदरलैंड वालों से, इटली वालों से बात की। हर एक ने कहा हम एजिटेशन में हैं, हम एजिटेशन दिल्ली पैटर्न पे लड़ रहे हैं, हमारे आंदोलन की नकल। वो कह रहे थे दिल्ली पैटर्न। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि दिल्ली आंदोलन जो था वो सारी दुनिया में ऐसे लोगों ने अडॉप्ट किया, पीसफुल एजिटेशन, कि दिल्ली पैटर्न पे लड़ रहे हैं। तो एक बात और, मुझे सभी ने कहा अमेरिका और कनाडा वालों को मत इनवाइट करना। मैंने कहा क्यों? दे आर प्रो कॉर्पोरेट और हम कॉर्पोरेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी भारत जैसी स्थिति है यूरोप के देशों में किसानों की, वहां भी कोई बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग के मालिक नहीं है। तो अमेरिका कनाडा में बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, वहां तो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है। तो उससे मुझे इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया में एंटी कॉर्पोरेट भावना पनप रही है। ये क्या शक्ल लेगी या आगे समय बताएगा।
सर थैंक यू वेरी मच। राजेवाल साहब, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में रुके, आपने हमको वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण ये विषय था और जो किसान आपकी बात सुनेंगे शायद उनको कुछ ख्यालों में रोशनी आए कि इससे क्या असर होगा। सिंधु साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने समय दिया हमको। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर। ये थे किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जिन्होंने बताया कि क्या असर होगा किसानी पर अगर ये एप्लीकेबल होता है तो। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।